सो गाइस, पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ये सब टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। सेकेंड क्लास हमने बात करी थी वो, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात करी थी क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन, उसका एग्जाम्पल्स, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड उसके बाद इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन छोटा सा, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर और थ्योरी वाली बातें, एंड वर्क डन निकालने की बात, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे थे हम, एंड इलेक्ट्रिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड उसके बाद हमारा क्या आया? ये कंडक्टर्स, मटेरियल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को हमने थोड़ा समझाया। फिर हमने बात करी रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला, एंड नाउ हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टेंस क्या होता है, क्लियर है? रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द रेसिस्टेंस, देन आर रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाय ए, ठीक है, where rho is resistivity which is also known as specific resistance, L is length, A is area, ठीक है। अगर हमारे पास वायर है तो वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो कि कैसा होता है? सर्कल की तरह होता है, तो इसीलिए उसका एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर को हटाया, डी लगाया, तो आर की जगह डी बाय 2 लिख दिया, तो ये बन गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? टेल मी एनी प्रॉब्लम? If any problem is there, then tell me. करंट सर्किट हो गया, चार्ज हो गया, प्रॉपर्टीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। अब रेसिस्टिविटी को उठाते हैं, ओके जी। रेसिस्टिविटी, व्हाट इज रेसिस्टिविटी गाइस? इट इज नंबर 6, रेसिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। resistivity, again you can explain it in terms of resistance. Resistivity is basically the strength of resistance, ठीक है, कि कोई भी मटेरियल करंट के फ्लो का कितना अपोज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे रेसिस्टेंस लिखते थे वैसे ही हम रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बोलो, रेसिस्टेंस क्या था? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए था। तो अब ये जो रो है इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये क्या बनेगी? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ए वहां गया, आर ए, और एल नीचे आया, आर ए बाय एल, आर ए बाय एल, ठीक है। अब रेसिस्टेंस जो है ना, रेसिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे, एरिया पे। यह ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायमेंशन यानी कि लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये किस चीज पे डिपेंड करती है? हालांकि इस पे मैं दोबारा अगला टॉपिक उठाऊंगा, अभी जनरल बात कर रहा हूं। किस चीज पे डिपेंड करती है? जैसे 1 लीटर पानी हो चाहे 10 लीटर पानी हो, ठीक है, पानी की वॉल्यूम बदलने से पानी का जो गाढ़ापन है वो तो नहीं चेंज हो रहा, कि हो रहा है? सेम ही है, ठीक है। 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध, दोनों की वॉल्यूम सेम है, लेकिन दोनों का जो गाढ़ापन है वो क्या है? डेंसिटी जो है वो क्या है? वो अलग अलग है, ठीक है। तो वैसे ही जब मटेरियल चेंज होता है तब रेसिस्टिविटी चेंज होती है।
लेंथ को डबल ट्रिपल, एरिया को बढ़ाने घटाने से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि भैया कॉपर की वायर यूज करी है तुमने सर्किट में, उसकी इतनी रेसिस्टिविटी होती है, उतनी ही रहेगी। अब कॉपर की कम वायर यूज करो चाहे ज्यादा वायर यूज करो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आई? अब इसको हम डिफाइन करते हैं, यानी कि इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कब? जब when A is equals to 1 हो एंड L is equals to 1 हो, ठीक है? तब ये दोनों 1 हो गए तो R is equals to किसके हो गया? रो के हो गया। What is rho? Rho is the resistance. What is rho? Rho is the resistance. What is resistivity? Resistivity is the resistance of a wire of unit area and unit length. ठीक है कि नहीं? What is resistivity? Resistivity is the resistance of a wire of unit area and unit length. ठीक है? जिसका एरिया भी 1 हो, लेंथ भी 1 हो, ऐसी वायर के रेजिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है? अब रेसिस्टेंस की यूनिट होती है क्या? ऐसा यूनिट क्या होती है रेसिस्टेंस की? ओम। क्या होती है? ओम। ये सिंबल होता है, क्या पढ़ते हैं इसको? OHM, ओम। रेसिस्टिविटी की भी यूनिट होती है। रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ओम हाइफन मीटर ऐसे लिखा जाता है। पढ़ते क्या है इसको? ओम मीटर। कोई समस्या? बोलो। नाउ अब नेक्स्ट विच इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन है और, ठीक है, क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अभी क्वेश्चन को हम इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है? सो नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। अब ओम्स सर ने एक सर्किट बनाया और उसके अंदर ये रिलेशन पढ़ा। किसके बीच में रिलेशन पढ़ा? ओम्स लॉ। ओम्स सर ने एक सर्किट बनाया इस तरीके से, जिसमें कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये क्या बोलते हैं इसको? रेसिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। ठीक है? कुछ भी डिवाइस लगा हुआ है मान लो, उसका रेजिस्टेंस R है। यहाँ पर लगाई सेल या बैटरी, ठीक है, और ये लगा दिया। ठीक है? अगर मैं इसके ऊपर एरो लगा दूं, क्या लगा दूं बच्चों? एरो। सेल या बैटरी या रेसिस्टर, इनके ऊपर एरो लग जाने का मतलब है वेरिएबल। क्या मतलब है? वेरिएबल, यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो चेंज किया जा सकता है। लाइक 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, जितना मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। जैसे वो होता है ना नॉब, रेगुलेटर से घुमाने वाला, टक 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 टक। ठीक है? इस तरीके से मैं इसका क्या चेंज कर सकता हूँ? वोल्टेज। ठीक है? अब देखा कि यहां से ये जो रेसिस्टेंस है ये कुछ है, ठीक है, कितना है हम उसकी बात करते हैं बाद में। यहां से कुछ करंट दिया, सॉरी यहां से कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, तो देखा इसके अंदर करंट कितना आया। इसके अंदर करंट कितना आया ये मेजर करने के लिए क्या लगाएंगे? इसके सीरीज में क्या लगाएंगे? अमीटर। क्या लगाएंगे? सीरीज में मतलब ये लगा हुआ है, इसके बाद में क्या लगा देंगे? अमीटर। ठीक है भैया, हमने यहाँ से वोल्टेज भेजी, देखा इसके अंदर करंट आया, सपोज कितना? कितना आया करंट? सपोज 1 एम्पियर का करंट आया। कितना आया? 1 एम्पियर। मैंने यहां से वोल्टेज भेजी 4 वोल्ट, तो 2 एम्पियर का करंट आया। भेजी मैंने 6 वोल्ट, तो 3 एम्पियर का करंट आया। भेजी मैंने 8 वोल्ट, तो 4 एम्पियर का करंट आया। देखा, एक टेबल बनाई, ठीक है, जिसमें वोल्टेज एंड करंट लिखा।
ठीक है, वोल्टेज कितनी भाई, 2 पे करंट 1, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे 4, और एक ग्राफ बनाया, V वर्सेस I ग्राफ बनाया। दिस इज V in volt and this is I in एम्पियर। ठीक है, देखा ग्राफ कैसा मिलेगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आया ना, ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। इस बात से यह समझा कि तुम देखो जहां पर डेल्टा V बाय डेल्टा I कहीं पर भी आप ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, क्या मिल रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, कांस्टेंट वैल्यू। करके देखो, डेल्टा V बाय डेल्टा I का मतलब डेल्टा V ये डिफरेंस, इसको मैंने बोला सपोज V1, इसको V2, इसको V3, इसको V4, इसको मैंने बोला I1, इसको बोला I2, इसको I3, इसको I4। कहीं भी दो गैप में आप रेशोज को निकाल के देखिए, लाइक मैंने करा ये मतलब दिस माइनस दिस, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, 2 माइनस 1 कितना आया, 2, कितना आया, 2। आगे करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तब भी कितना आएगा, 2, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तब भी कितना आएगा, 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक नतीजे पे ओम सर पहुंचे और बोले कि V by I is equals to constant which is equals to R। ठीक है, यानी कि V is proportional to I, यानी कि जितनी वोल्टेज बढ़ाते रहोगे उतना करंट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, यानी कि आप जब ग्राफ देखेंगे V I ग्राफ, वो आपको ऐसा मिलेगा। ऐसे मिलने का मतलब क्या है, V बाय I का क्या मिलना, कांस्टेंट मिलना, और उस कांस्टेंट को इन्होंने R कहा, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। V बाय I इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ओम्स लॉ। हर एक ऐसा डिवाइस जो इस लॉ को फॉलो करेगा, द डिवाइस विच ओबेज ओम्स लॉ Ohm's law, that is V by I is equals to constant, is known as ohmic device। ठीक है, ohmic कंडक्टर, जिसका V I ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका V by I कांस्टेंट होगा, उसे क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर। जिसका नहीं होगा स्ट्रेट लाइन, उसे क्या कहेंगे, यानी कि ग्राफ अगर ऐसा आया, वोल्टेज बढ़ाई, थोड़ा सा करंट बढ़ा, फिर वोल्टेज बढ़ाई, बहुत ज्यादा करंट बढ़ गया, फिर वोल्टेज बढ़ाई, थोड़ा सा करंट बढ़ा, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जिसका V I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कैसा होता है, कर्व होता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ओके। नाउ अब पेपर में लिखना क्या होगा, क्या तुम लोगों को ओम्स लॉ की कहानी समझ में आई, हाँ, इस पे आपसे डाटा दे करके ग्राफ बनाने को बोल सकता है, ठीक है, और ग्राफ से एक चीज और पूछ सकता है, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है, और ग्राफ से एक चीज और पूछ सकता है, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, अभी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट में दोबारा से लिखता हूं। ओम्स लॉ स्टेटमेंट वाइज ओम्स लॉ क्या है,
Ohm's law. It states that under normal condition यानी कि when temperature remains constant, ठीक है, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends. The current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends. ठीक है, यानी कि I is proportional to V and reverse is also true, V is proportional to I. ठीक है, and V is equals to I R. ठीक है, and in another term V by I is equals to R, which is always constant. ठीक है जी, ठीक है, ये है ग्राफ V I like this. दो ग्राफ दे रखे हैं तुम्हें, एक ये और एक ये, ठीक है, this is 0, this is 10 ampere, this is 10 volt, this is 20 volt. Tell me, अगर इसका रेसिस्टेंस R1 है और इसका रेसिस्टेंस R2 है तो बोलो R1 ज़्यादा होगा R2 से, ऑप्शन ए, या R2 ज़्यादा होगा R1 से, ऑप्शन बी, या R1 बराबर होगा R2 के, ऑप्शन सी, या none of these. Tell me. क्या आप लोगों को स्लोप के बारे में जानकारी है? स्लोप क्या होता है? क्या मैं यह कह सकता हूं, जो इसने ये बात कही है V by I is equals to R, क्या मैं ग्राफ से ये कह सकता हूं कि V by I is equals to R is equals to slope? Yes or no? यानी कि VI ग्राफ का क्या निकाल दो, VI ग्राफ का क्या निकाल दो, स्लोप, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, R. यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा. स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस, जैसे मुझे इसकी बात करनी है R1 की, R1 के लिए दिस बाय दिस, ये ज़्यादा होगा या दिस बाय दिस, ये ज़्यादा होगा. नहीं आई बात समझ में? ये थीटा ज़्यादा होगा या ये थीटा ज़्यादा होगा? टेल मी. और सिंपल कर दिया. थीटा 1 ज़्यादा है कि थीटा 2 ज़्यादा है? थीटा 2 ज़्यादा है. थीटा 2 ज़्यादा है तो R2 ज़्यादा होगा किससे? थीटा 1 से. थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, सो R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. बात समझ में आई? आया ना? ठीक है कि नहीं? पक्का? अब एक और चीज यहां पर बात करता है, विच इज टेम्परेचर.
हालांकि मैं आगे बात करने वाला हूं दोबारा से, ठीक है। लेकिन एक चीज क्या, टेम्परेचर एंड आर का रिश्ता ये है कंडक्टर के लिए, जिसका आर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। यानी कि पिछले सवाल में बोलो T1 ज्यादा होगा T2 से या T2 ज्यादा होगा T1 से? क्या है, एक लाइन में लिखते हैं, स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। बोलो थीटा जिसका ज्यादा था उसका आर ज्यादा होगा और उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सवाल का जवाब क्या था, R2 इज ग्रेटर देन R1, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। और बोल सकता है तुमको ऐसे टेबल दे सकता है, टेबल देगा V वर्सेस I, तुमको हर जगह पर रेजिस्टेंस निकालना होगा और देखना होगा कि ओम्स लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बात समझ में आ गई? हर जगह पर V बाय आई करके देख लेना, अगर बराबर आ रहा है डेल्टा V बाय डेल्टा आई करके देख लेना, ठीक है। अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब ओम्स लॉ यहाँ पर लग रहा है, अदरवाइज नहीं लग रहा है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया है? हाँ ना तो बोल दो यार। ओम्स लॉ की बात करिए मैंने, अब ओम्स लॉ का कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। चले आगे, आगे बात करते हैं हम ओम्स लॉ के बाद क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। ठीक है, हालांकि इतना पढ़ाते पढ़ाते हमने बात कर ली है, लेकिन फिर से बात करते हैं, बोर्ड का फेवरेट है ये, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। R for resistance and rho for resistivity। ठीक है। R depends on number one dimensions। R depends on dimensions, dimensions means length and area। रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली डिपेंड करता है और एरिया के इनवर्सली डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है। इसके अंदर थोड़ा और घुस जाते हैं तो जब मैं एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर लिख दूं तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अगर तुमने रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, रेडियस को क्या कर दिया, डबल, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बाय 4। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? ठीक है। और बात करते हैं 1 बाय आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, D बाय 2 लिख सकते हैं, तो D स्क्वायर बाय 2, D बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। जिसका R रेडियस क्या होगी, एक और बार क्या समझाऊं, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। डायमेंशंस का मतलब लेंथ, एरिया। ठीक है। लेंथ अगर बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एरिया अगर बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा।
ठीक है। एरिया, एरिया बढ़ाना यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ाना, यानी कि रेडियस बढ़ाना यानी कि डायमीटर बढ़ाना। ठीक है, बोलो थिक वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या थिन वायर का? सुप्रसिद्ध क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी है। विच वायर हैव मोर रेसिस्टेंस, अ थिक वायर और अ थिन वायर? टेल मी। मोटी तार का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि पतली का? ज्यादा। किसका होगा? पतली का। रेडियस कम होगा तो उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मोटी तार की रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा तो एरिया भी ज्यादा। ठीक है, रेडियस क्या ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो एरिया भी ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, नाउ नंबर 1 बात करी डायमेंशन, डायमेंशन को अलग अलग भी पढ़ते हैं, लेंथ एंड एरिया। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी चीज जिस पर डिपेंड करता है दैट इज टेम्परेचर। वो मैंने कैसे करता है बता ही दिया। कंडक्टर्स के लिए क्या कहानी है? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, अब थोड़ी सी बात एक यहां पर सेपरेट करते हैं। मेरे पास है कंडक्टर, क्या है? कंडक्टर। यह सब बातें कंडक्टर के लिए है। किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। अगर मैं बात कर दूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर पे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंसुलेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलॉय, एलॉय, एलॉय पे कोई फर्क नहीं पड़े। एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो कोई चर्चा उसकी हम नहीं करते, खामखा कंफ्यूज होगे, पेपर में आना नहीं तो। ठीक है, कुछ बोल दूंगा फिर उन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है कि नहीं है? रेसिस्टर्स, रेसिस्टेंस की बात कर ली, अब बात करनी है किसकी? रेसिस्टिविटी की। किसकी बात करनी है बच्चों? रेसिस्टिविटी की। व्हाट इज दिस? इसको तो चलो छोटा करके यहाँ कर देते हैं और इस भाई साहब को छोटा करके यहीं चिपका देते हैं। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? बोलो। अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी doesn't depend on डायमेंशन। रेसिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। भैया 1 मीटर की तार हो चाहे 10 मीटर की तार हो, उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ही होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। वही प्रोपोर्शनल, कंडक्टर की ही बात हो रही है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तुम्हारे पास थी कॉपर की तार, तुम अमीर हो गए, तुमने खरीद ली सिल्वर की तार। ठीक है, बोलो कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है या सिल्वर? सिल्वर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है मतलब उसकी रेसिस्टिविटी कम है कि ज्यादा? बोलो कॉपर की रेसिस्टिविटी कम होगी कि सिल्वर की? सिल्वर की रेसिस्टिविटी कम होगी और कॉपर की रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। और इन दोनों से ज्यादा किसकी होगी? आयरन की। किसकी होगी?
आयरन की रेसिस्टिविटी, रोकने की एबिलिटी, ठीक है, ओके। और कॉपर और आयरन के बीच में आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। हालांकि है सारे कंडक्टर, क्या है सारे कंडक्टर, लेकिन कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर। कौन बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर। क्यों, उसकी रेसिस्टिविटी कम है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। रेसिस्टिविटी का उल्टा होती है कंडक्टिविटी। क्या बोला मैं, रेसिस्टिविटी इज रो एंड इसका उल्टा होती है सिग्मा। सिग्मा यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी। बोलो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, सिल्वर की या कॉपर की या एल्यूमिनियम की। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब जो जितना अच्छा कंडक्टर है, अलो करता है करंट को अपने पास, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। बात समझ में आई, आया ना, आगे बढ़े। तो हमने बात कर ली फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। ओके गाइस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, which is it is done combination of resistor and heating effect। ठीक है जी, आ जाओ, मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ द एंटायर चैप्टर, विच इज नंबर कितना था बच्चों, 9। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जो कुछ भी पहले पढ़ा होगा भूल जाना, ठीक है, पहले पढ़ा हुआ यहाँ पर कुछ भी मत लगाना, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश तरीके से इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बेशक आधे घंटे में यही कवर हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट रह जाए, वो अगली कक्षा में देख लेंगे, अगली कक्षा में हीटिंग इफेक्ट और फिर अगला चैप्टर। हालांकि हम एक चैप्टर पहले ही डीले चल रहे हैं, एक क्लास पहले ही डीले चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 6 को ख़त्म होना होगा, 7 को हो जाएगा, 8 को हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। मेरे पास कई सारे रेसिस्टर हैं, ये है रेसिस्टर नंबर 1, ये है रेसिस्टर नंबर 1, रेसिस्टर नंबर 2, रेसिस्टर नंबर 3। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3, ठीक है। इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, आपस में कनेक्ट करना, फिर कनेक्ट करके तीनों को हमें बैटरी से कनेक्ट करना है। तो इन तीनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, तीनों को ऐसे जोड़ दो, यस और नो, आया ना। तरीका नंबर 2, तीनों को ऐसे जोड़ दो, फिर सेल बैटरी लगा दो, सेल बैटरी लगा दो। तरीका नंबर 3, ये ऐसे, फिर सेल बैटरी लगा दो, आया ना, आया ना। और कुछ हो सकता है, इसको यहाँ, इसको यहाँ अदली बदली कर सकते हो बस, और तो कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, हैं?
कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, तीन ही है, ज्यादा होते तो कुछ और कर लेते। ठीक है, अब बच्चों इस तरीके से जो तुमने कनेक्ट करा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा करने से जो करंट यहां से चलेगा, आई करंट चलेगा, वो जो करंट यहां पहुंचेगा और यहां से जब यहां तक जाएगा तो वो एक ही रास्ता देखेगा। करंट ऐसा करने से, करंट ऐसा करने से करंट जो है वो तीनों में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो क्या हो रहा है यार? ठीक है, ऐसा करने से तीनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। ऐसा करने से ये पॉजिटिव साइड है, इस रेसिस्टर की ये साइड पॉजिटिव कहलाएगी, ये नेगेटिव कहलाएगी। जो साइड पहले टकराएगी करंट पे वो पॉजिटिव कहलाएगी, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यानी कि नंबर 1 बात, तीनों में करंट क्या हो गया, तीनों में करंट क्या हो गया, सेम हो गया। और तीनों एक के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट हुए। ठीक है, ऐसा जब होता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब ऐसा होता है, ऐसा मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट पहले यहां टकराएगा पॉजिटिव, इस साइड पे यहां, इस साइड पे यहां, ये सारी साइड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यानी कि जब करंट यहां से चलेगा और यहां पर आएगा तो करंट दो रास्ते देखेगा, दो रास्ते देखेगा। कुछ करंट इधर जाएगा, बचा हुआ करंट यहां जाएगा। फिर जो करंट यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, कुछ करंट यहां जाएगा, उसमें से बचा हुआ करंट यहां जाएगा। जो करंट वहां से आ रहा है और जो करंट यहां से आ रहा है वो जुड़ के यहां जाएगा। जो करंट यहां से आ रहा है, जो करंट यहां से आ रहा है, दोनों जुड़ के यहां जाएगा। बात समझ में आई? पक्का? दो तीनों दिखने में कैसे लग रहे हैं, पैरेलल। जो दिखे वैसा हो इसकी बात की गारंटी नहीं है, आगे बहुत कुछ मिलेगा। अभी दिखने में पैरेलल है, यानी कि जब ऐसे लगे हों, यानी कि जब करंट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, करंट बट जाए। ठीक है, करंट क्या हो जाए, बट जाए। और जब ऐसे सबके पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव साइड कनेक्ट हो तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? अभी क्या बोलते हैं वो बता रहा हूं बस, लिखोगे क्या, सोल्व करोगे क्या, उसकी बात करेंगे। ठीक है कि नहीं? तीसरा, तीसरा, ये दोनों तो हमें दिख रहे हैं, कैसे हैं बोलो, कैसे हैं ये दोनों, कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। यानी कि कुछ तो पैरेलल में लगे होंगे। ठीक है, और इन दोनों का आंसर एक आएगा, कुछ भी। ठीक है, ये दोनों का आंसर कुछ भी आ गया। ठीक है, तो वो इसके साथ जुड़ने के बाद ये जो है ये तो ऐसे ही लगा रहेगा, इन दोनों का मिलके जो आंसर आएगा वो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे लग जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, किस में है, सीरीज में है। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? हाँ या ना? ऐसे क्यों पढ़ाया, क्योंकि जितनी बार मैं टॉपिक को टुकड़ों में कर करके पढ़ाऊंगा ना, उतनी बार वो रिपीट होगा, उतनी बार भेजे में सेव हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो एक एक करके उठाते हैं, एक एक करके उठाते हैं। पहला क्या उठाएंगे? ऑब्वियसली क्या उठाएंगे बोलो? टॉपिक नंबर 9 ही है। 9 का 1 बोल देते हैं इसको। 9 का 1 यानी कि हेलो सीरीज कॉम्बिनेशन। two or more resistors, two or more resistors are said to be connected in series when the current flowing through each resistor is same and potential is divided। ठीक है। when they are connected end to end, one after the other, okay, this combination is known as series combination। जो बोला वही बनेगा ऐसे। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट चलेगा ऐसे, करंट इसमें होगा आई, इसमें भी होगा आई और इसमें भी होगा आई। करंट तीनों में सेम, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसके नेगेटिव के बाद इसका पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद इसका पॉजिटिव। ओके, अब ऐसा होने से अगर यहां से वोल्टेज चली V तो इसके अंदर वोल्टेज होगी, इसके अंदर वोल्टेज होगी V1, इसके अंदर वोल्टेज होगी V2 और इसके अंदर वोल्टेज होगी V3। ओके, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3। हम सबके लिए सबके अंदर बीच में ओम्स लॉ लगा सकते हैं, बीच का कुछ भी निकालना है तो। कोई दो चीज पता है, तीसरी निकालनी है तो हर एक के लिए V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। यहां पर सारे करंट I है तो I हो जाएंगे, जो निकालना है निकाल लो। अब बच्चों इस पूरे का रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाता है, यानी कि R1 R2 R3 इन तीनों को हटाएं और कितने ओम का रेसिस्टेंस लगाएं उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट resistance। And that equivalent resistance in series combination are equivalent in series is equals to sum of all the resistors, sum of all the resistance। यानी कि ये अगर 5 ओम का रेसिस्टेंस है, ये अगर 10 ओम का रेसिस्टेंस है और ये अगर 15 ओम का रेसिस्टेंस है तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 30 ओम। बड़ा हो जाए यहाँ से वहाँ चल, और दोबारा इकट्ठे बैठे दिख गए ना तो कनपट्टी पे मारूंगा।
हाँ, समझ में आ गया? क्या समझ में आया भाई? एक रेसिस्टर है 10 ओम का, दूसरा है 5 ओम का और तीसरा है 20 ओम का। 10, 5 और 20 सीरीज में लगा दिए तो आंसर कितना होगा? 15, 20, 35 कितना होगा? 35। कैसे आया? सबको डायरेक्टली ऐड करके सीरीज में ऐसे रेसिस्टेंस निकलता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया, आया ना? इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और कहानी बढ़ा दूं, लिख लिया ये? अरे हाँ के ना? ठीक है, इसी में बना दूं कि आगे करूं? बोलो हैं? इसी में देखो, खिचड़ी पकाने में ज्यादा मजा आता है। आज हाँ, सब अलग अलग कलर से लिखा है, देखो होली आ रही है, जब भी आएगी आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स। आ जाओ। देख, भीड़ कॉम्प्लेक्सिटी को जितना झेलोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, जितना भागोगे उतना फिर परेशानियों से। अब देखो, मैं अगर बोलूं ये जो V है वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, सपोज ये ये 90 वोल्ट है। कितनी है? 90 वोल्ट। इसका रेसिस्टेंस 5 है। इसमें करंट कितना गया? बोलो। यानी कि टोटल करंट निकालना है अगर मुझे, कैसे निकलेगा? मेरे पास 90 वोल्ट है, 3 रेसिस्टर ऐसे लगा दिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तुम्हें पता लग गया, तो टोटल करंट कितना होगा? बोलो। ओम्स लो, V इज इक्वल टू आई आर, तो I बराबर V बाय आर। V कितना है? 90 और R कितना आया है? 30। कितना आया बोलो? 3। 3 क्या? एम्पियर। यानी कि इसके अंदर कितना करंट होगा? 3 एम्पियर। और इसके अंदर भी 3, और इसके अंदर भी 3। बात समझ में आई? अब इसके अंदर करंट 3 है, इसका रेसिस्टेंस 5 है, तो बोलो इसकी वोल्टेज V1 कितनी होगी, V2 कितनी होगी और V3 कितनी होगी? बोलो। V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। I कितना? 3। R1 कितना? 5। आंसर कितना? 15 क्या? वोल्ट। 15 वोल्ट। इसमें कितनी? R कितना? 10। करंट कितना? 3। कितनी वोल्टेज? V2 बराबर 30 वोल्ट। बोलो V3 कितनी? रेसिस्टेंस 15। अच्छा, निकालू इसे कि वैसे ही कर दूं? ये 30 है और ये 15 है। 30 15 45। टोटल कितनी थी? 90। 90 में से 45 तो गई, कितनी बची? 45। हाँ या ना? नहीं सर, ऐसे नहीं। 15 इंटू 3 इज 45। ऐसे करेंगे हम तो, है ना? जैसे मर्जी कर लो। अरे ठीक है क्या? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा जितना कराया उतना प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सवालों का सिलसिला जब शुरू होगा ना, और गड़बड़ करोगे तो मारूंगा बहुत। ठीक है, आ जाओ। अगला अगला क्या है भैया? अगला है 9 का 2, विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन गाइस? लिखें, 2 or more resistors are said to be connected in parallel when voltage across each resistor is same and
current is divided. Current is divided. Okay, that is क्या होगा? चलो इसको नहीं लिखते हैं, ऐसे ही रहने देते, ठीक है। क्या होगा? दिस इज R1, R2, R3, यहाँ पर लगी बैटरी, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से कुछ करंट चलेगा, V वोल्टेज दी है, तो करंट यहाँ जैसे ही दो रास्ते देखेगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, ठीक है, कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा। जितनी वोल्टेज यहाँ है, क्योंकि ये A साइड है, मान लो ये B साइड है, तो इस रेसिस्टर की ये साइड A से कनेक्ट है, ये B से कनेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे ये भी A, ये भी ऐसे, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी A, ये भी B, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कहने का मतलब सारे पॉजिटिव तो पॉजिटिव से कनेक्ट हैं और सारे नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हैं। मतलब इन ये जो तीनों हैं ये सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट है, ठीक है। जितनी वोल्टेज इसमें होगी, लेट्स से इसके अंदर भी वोल्टेज 90 वोल्ट ही है, तो इसमें भी 90 वोल्ट होगी, इसमें भी 90 वोल्ट होगी और इसमें भी 90 वोल्ट होगी। रेसिस्टर की वैल्यू भी सेम ले लेते हैं, ये तुम्हारा 5 ओम का है, 5 ओम, ये तुम्हारा 10 ओम का है और ये तुम्हारा कितना था? 15 था क्या? 15 ओम का है, ठीक है भाई। ये R3, ये R2 और ये तुम्हारा R1, ठीक है। ओके। अब बच्चों अगर तुमसे कहे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों को हटा के एक कितने का लगाएं, इन तीनों को हटा के एक जो लगाएं वो कितने का लगाएं, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल में वह निकलता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में निकलता है 1/R करके, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे, ठीक है। ठीक है क्या? यानी कि बोलो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, बोलो भैया एलसीएम कितना होगा? हैं? 30 होगा पक्का? 30 कितना? 6 कितना? 3 कितना? कितना बना? 11/30। ये किसकी वैल्यू है? 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तुम्हें चाहिए क्या? R इक्विवेलेंट, यानी कि क्या कर दोगे? पलट दोगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30/11, 30/11 9 पॉइंट समथिंग, यस और नो? तीन रेसिस्टर वही 5, 10 और 15 के जब पैरेलल में लगाए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगभग 9.5 आया, ठीक है। और वही तीन रेसिस्टर जब हमने पैरेलल में लगाए थे, पैरेलल में लगाए थे, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया था? 30, सॉरी सीरीज में लगाए थे तो कितना आया था? 30 आया था।
सीरीज में लगाया तो 30, पैरेलल में लगाया तो 30/11। कौन कम है? सीरीज में रेसिस्टेंस का आंसर कम आया है कि पैरेलल में कम आया? पैरेलल में कम आया। यानी कि जब हमारे पास जो रेसिस्टर हैं उनको हमने सीरीज में लगाया तो सीरीज में लगाने से जो रेसिस्टेंस मिलता है वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलता है। और वही रेसिस्टर अगर हमने पैरेलल में लगाए तो पैरेलल में लगाने से जो रेसिस्टेंस मिलता है वो मिनिमम मिलता है। कितना मिलता है? क्या मिलता है? मिनिमम मिलता है। बात समझ में आई? नहीं आई? अब अगर बीच में घुस करके बोले कि निकालो इनका रेसिस्टेंस और इनका वोल्टेज, निकल जाएगा क्या? यस और नो? टेल मी। अब इनके वोल्टेज तो सबके पता ही है, 90 90 90। रेसिस्टेंस भी पता ही है। यानी कि क्या निकालना है? I1, I2 और I3। बोलो V इज इक्वल टू आई आर, तो I बराबर V बाय आर, यानी कि I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। V कितना है? 90, R कितना है? 5। आंसर कितना है? अच्छा, टोटल करंट निकाल लिया क्या? टोटल करंट निकाल लिया क्या? टोटल वोल्टेज तो पता है, टोटल करंट निकाल लेंगे। टोटल करंट सबको ऐड करके निकाल लो, चाहे कैसे निकाल लो। V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, यानी कि I इक्विवेलेंट, I टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी है? 90। टोटल रेसिस्टेंस कितना है? 30/11। कितना आया? 33 एम्पियर। यस और नो? 33 एम्पियर। अब बोलो I1 का करंट कितना आएगा? हैं? 18। I2 कितना आएगा? ये 5 है और 10 में निकालना है तो डबल कर दूं कि निकालू? बोलो हैं? करंट, रेसिस्टेंस डबल होगा तो करंट आधा हो जाएगा। रेसिस्टेंस डबल होगा तो करंट, 5 में कितना था? 18, 5 में कितना था? 10 में कितना होगा? 18 का आधा, यानी कि 9। निकालोगे तब भी इतना आएगा, कंसेप्ट से भी इतना आएगा। अब कितना है? 15 है? कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो, या फिर क्या करो, 90/15 कितना? 6 आएगा? अरे हाँ या ना तो बोल दो। क्या तीनों को ऐड करके 33 आ रहा है? 6 + 9 15, 15 + 18, इसका मतलब सही करें। यस और नो? ये है बेसिक बात सीरीज और पैरेलल की, और उसके अंदर जा करके करंट वोल्टेज निकालने की। समझ में आ गई? ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन रह गए हैं। टाइम है हमारे पास 3 मिनट। अरे 3 + 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, मर जाओगे। फिर अधूरा रहेगा तो मैं तुम्हें संडे को बुलाऊंगा। कुछ भी अधूरा रहेगा, क्योंकि एक क्लास तो वैसे ही डिले है। फिर तुम्हें एक्स्ट्रा बुलाऊंगा या किसी दिन क्लास नहीं होगी तब करूँगा।